हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हमारे मैकेनिक्स 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसके हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Question number 6. This question is from rotational dynamics. What the question says: a force of constant magnitude capital F starts acting on a uniform rod in gravity free space at its end A of the rod. देखिए हमारे पास एक रॉड है जिसका मास कैपिटल M है, लेंथ L है और ये पूरा सिस्टम ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा हुआ है और रॉड के एंड ए पर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड F का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और ये फोर्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये हमेशा रॉड के परपेंडिकुलर ही लगना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है द मास ऑफ रॉड इज कैपिटल M एंड इट्स लेंथ कैपिटल L, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट F वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मींस F वेक्टर यानी कि फोर्स और ए मींस एक्सेलरेशन ए पॉइंट का, इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट एस्टिमेट करना है एट एनी लेटर टाइम, मतलब किसी भी टाइम पर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा सिस्टम अभी इनिशियली रेस्ट पर है। तो देखिए क्या होने वाला है, इसकी मैकेनिक्स क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये F फोर्स रॉड के परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करेगा। तो इस इंस्टेंट पर इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डायरेक्टली, सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे है तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू F/m आ जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स यही है, ये इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात है। ठीक है, अच्छा अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक तो F का टॉर्क है और दूसरा अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्यूडो फोर्स के टॉर्क के बारे में बात करें तो उसका टॉर्क 0 आएगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स का टॉर्क लिखने के लिए उसको सेंटर ऑफ मास पे ही अप्लाई किया जाता है। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिर्फ इस F का टॉर्क है तो हमें दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाइड है। कैसे? R इस तरफ है और F ऊपर की तरफ है, तो R क्रॉस F, तो आउटवर्ड, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग ये इस तरफ रोटेट भी करना चाहेगा और सेंटर ऑफ मास आगे एक्सेलरेट करना चाहेगा। अच्छा, जैसे ही ये थोड़ा आगे शिफ्ट होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा आगे बढ़ेगा और ये रॉड थोड़ा किसी एंगल पे टिल्ट हो जाएगा। तो किसी एंगल पे टिल्ट होने के बाद भी क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो कैपिटल F है उसको हमेशा कहाँ लगाना है, हमेशा रॉड के परपेंडिकुलर ही आपको अप्लाई करना है। तो देखिए जब नया ओरिएंटेशन आ जाएगा रॉड का तो एट एनी टाइम t की सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी, जैसे रॉड है और ये कुछ रोटेट भी हो चुकी है। मान लीजिए इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा हो चुका है। ठीक है, मूव करते करते तो यहाँ पर अभी भी जो फोर्स अप्लाइड है वो यहाँ पर रॉड के इस तरह से परपेंडिकुलर अप्लाइड है एंड ए पर। ठीक है, तो अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात करें तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन स्टिल कितना है, दैट इज A एंड F/m। ठीक है, मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, वो पता नहीं किस तरफ है, अभी हम उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपके पास आ गया और अगर हम अबाउट सेंटर ऑफ मास बात करें तो हो सकता है इसने कुछ ओमेगा भी गेन कर लिया होगा अभी तक। ठीक है, और इस इंस्टेंट पर इसका कितना एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ओमेगा कितना है वो मैं एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम अल्फा एस्टिमेट कर रहे हैं। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, हम अप्लाई कर रहे हैं टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो हमारे पास टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा हम अप्लाई कर रहे हैं। तो टॉर्क जो है वो F का आएगा, तो F और इसकी जो आर्म है ये L/2 हो जाएगी, तो टॉर्क आएगा F इंटू L/2 और सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्यूडो फोर्स का टॉर्क 0 होगा, दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई कितना है, ml²/12 इंटू अल्फा। तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी दैट इज 6F/ml। तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन एस्टिमेट होकर आ गया है। ठीक है, और आप किसी भी इंस्टेंट पे निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन इतना ही है, यानी इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है,
और इसका जो हम एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की बात करें वो F बाई कैपिटल M है, ठीक है। अच्छा, एट एनी टाइम t पे अगर हम चाहें तो इसका ओमेगा एस्टिमेट कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा टी से, ठीक है, बट मैं उसको एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब मेरा पर्पस क्या है, मुझे ए पॉइंट का एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे मेरे पास किसी भी एक पॉइंट का एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो वो मेरे पास सेंटर ऑफ मास जो है उसका एक्सेलरेशन है, उसके अबाउट मुझे ओमेगा चाहिए होता है और उसके अबाउट अल्फा चाहिए होता है। तो देखते हैं हमारा ए पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो देखिए जो नया ओरिएंटेशन है उसके करस्पॉन्डिंग नए ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग अगर हम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखें तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, ओमेगा और अल्फा के करस्पॉन्डिंग। एक तो इसका विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट का, ए पॉइंट का, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अल्फा एल बाई टू, और सेंटर की तरफ होगा ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। ध्यान रखिएगा मैं ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है और ये ऊपर वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ग्राउंड फ्रेम में नहीं बोल रहा हूँ, ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी मुझे पता है, इस डायरेक्शन में ए है, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन ए पॉइंट का एस्टिमेट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसमें मैंने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए भी एड ऑन कर दिया। तो देखिए जो मेरा ए पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन रॉड के परपेंडिकुलर कितना है, ए प्लस अल्फा एल बाई टू, ठीक है, और टुवर्ड्स दिस सेंटर ऑफ मास इसका कंपोनेंट कितना है, ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। यानी ये दोनों अगर हम वेक्टर एडिशन कर दें तो हमारा ए पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। और देखिए यहां पर जो फोर्स अप्लाइड है वो इस डायरेक्शन में है, तो अगर मुझे एफ और एक्सेलरेशन का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, तो यहां से हमारे पास आएगा कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। तो ये जो ए कॉस थीटा है ये क्या होगा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो देखिए इस क्वांटिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है, तो एफ का मैग्नीट्यूड तो एफ ही है, और ए पॉइंट का एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट, तो देखिए नेट एक्सेलरेशन तो इसका और इसका वेक्टर एडिशन करने पे आएगा, ठीक है ना, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है, सिर्फ ये है ए प्लस अल्फा एल बाई टू। तो यहाँ पर ये आएगा ए प्लस अल्फा एल बाई टू, ठीक है। तो बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज 6f बाई कैपिटल ml, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, दैट इज f इंटू एफ बाई एम प्लस अल्फा की वैल्यू 6f बाई ml इंटू एल बाई टू। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर आपके पास आएगा 4f ओवर m, दैट इज 4f स्क्वायर ओवर m, ठीक है, यही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ओमेगा एस्टिमेट करने की क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब हम f के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इस पार्ट का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ओमेगा एस्टिमेट नहीं किया, वरना हम एट एनी टाइम t पर ओमेगा भी एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 4f स्क्वायर बाई कैपिटल M, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास चैप्टर से है और कोलिजन की थ्योरी पर बेस्ड है। इसमें आपको प्रोवाइडेड है कि एक पार्टिकल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 4i कैप माइनस जे कैप है और उसका मास m है, वो स्मूथ वॉल से टकराता है और रिबाउंड करने के बाद उसकी वेलोसिटी आपको प्रोवाइडेड है i कैप प्लस 3j कैप। तो एक आपको बताना है फाइंड आउट द इम्पल्स रिसीव्ड बाय द पार्टिकल, और दूसरा बताना है ऑल्सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द स्फीयर एंड वॉल, मीन्स इस कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है। देखिए ये बहुत
इंटरेस्टिंग होगा इसमें कि हम कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने मान लिया कि सपोज यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है। तो हमारा जो पार्टिकल है वो आके टकरा रहा है, उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज, दैट इज 4i कैप माइनस जे कैप, ठीक है। और रिबाउंड जब कर जाता है ये वॉल से टकराने के बाद, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, दैट इज v फाइनल वेक्टर एंड दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम एज v फाइनल दैट इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 3j कैप। तो देखिए जब ये पार्टिकल इस वॉल से टकरा के इधर गया है तो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि जो वॉल है वो स्मूथ है, तो यहाँ पे जब पार्टिकल टकराएगा तो उसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और यहाँ पर जो भी इम्पल्स एक्टेड है वो नॉर्मल रिएक्शन का ही इम्पल्स एक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है और इसके ऊपर एक ही इम्पल्स एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे पता करना हो कि इम्पल्स कितना एक्ट हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि जो इम्पल्स होता है दैट इज नेट फोर्स का इम्पल्स दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल लीनियर मोमेंटम और इनिशियल लीनियर मोमेंटम का जो डिफरेंस होता है वो नेट फोर्स के इम्पल्स के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही फोर्स है तो ये यहाँ पर क्या कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन के इम्पल्स के बराबर भी होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कितना इम्पल्स रिसीव किया है, तो पहले हम इम्पल्स एस्टिमेट कर लेते हैं। तो डेट इम्पल्स आई इक्वल्स टू एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है इम्पल्स दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, देन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल दैट इज योर माइनस ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप। तो देखिए ये पार्ट तो इजी था, ये सॉल्व हो गया हमारा। तो कितना इस पर इम्पल्स आया है वो हमें पता चल गया, और यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इम्पल्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा तो वो भी इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन और उसका इम्पल्स भी इतना ही होगा, ठीक है। अब देखिए हमें कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एस्टिमेट करना है, तो देखिए ये सॉल्व करना काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of collision upon velocity of approach along लाइन ऑफ कोलिजन। मतलब जब तक आपके पास लाइन ऑफ कोलिजन नहीं है तब तक आप इस एक्सप्रेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। ये ऊपर लिखा हुआ है सेपरेशन, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। तो सबसे पहली बात, लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है, लाइन ऑफ कोलिजन होता है कॉमन नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमें पता चल चुका है कि ये जो इम्पल्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन का ही इम्पल्स है, तो ये इम्पल्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी के अलोंग हमारा लाइन ऑफ कोलिजन है। तो ये जो इम्पल्स वेक्टर देख रहे हो इसी के अलोंग यही हमारा लाइन ऑफ कोलिजन भी है। तो अगर आपको लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग कोई वेक्टर चाहिए तो ये जो इम्पल्स वेक्टर है ये लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ही है। अब हम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग एलओसी और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग एलओसी एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आप इम्पल्स वेक्टर देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग है, और क्योंकि ये इम्पल्स नॉर्मल रिएक्शन का है इसलिए अगर हम इसकी डायरेक्शन को दिखाना चाहें तो ये इस डायरेक्शन में है। आपको ध्यान रखना है इम्पल्स वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग एलओसी चाहिए और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग एलओसी चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम इसमें वैल्यू रखते हैं किस तरह से, जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो अगर हम देखें तो ये कॉमन नॉर्मल के साथ ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर ये आपका वी आई वेक्टर है, ये वी आई वेक्टर है, तो इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा,
दैट इज योर वी आई कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से ये वी एफ वैक्टर है अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल, इसके पैरेलल ही हम बात कर रहे हैं। तो ये एंगल अगर फाई है, सपोज इसको भी फाई ले लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है इस डायरेक्शन में, ये है वी एफ कॉस फाई। ईजी है इसको निकालना, मैंने एंगल थीटा और फाई मानते हुए सेपरेशन और अप्रोच की वेलोसिटी को एस्टिमेट किया है। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारे पास आ रहा है वी एफ कॉस फाई, और इधर है वी आई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम ई एस्टिमेट करेंगे। तो हम अब हमें वी एफ कॉस फाई चाहिए और वी आई कॉस थीटा चाहिए। तो देखिए हम इसको कैसे एस्टिमेट करने वाले हैं। तो मेरे पास वी आई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट होगी मुझे। वी आई वैक्टर है 4i माइनस जे कैप, और वी एफ वैक्टर है दैट इज i प्लस 3j। ओके, तो हम लोग इसको एस्टिमेट करते हैं। देखिए ये आपका है आई वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इधर से आपका है वी आई वेक्टर, है ना, और ये वाला एंगल आपने थीटा शो किया हुआ है। तो अगर मैं वी आई और आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो वी आई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर, ये कितना आएगा, देखिए ये आएगा मेरे पास वी आई, आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल। एंगल कितना है ये ध्यान से देखना है। तो देखिए वी आई वैक्टर इस तरफ है, तो ये वाला एंगल आपका वी आई वैक्टर इस तरफ है और आई वैक्टर इस तरफ है, तो इसका एंगल होगा पाई माइनस थीटा। तो यहाँ रखना पड़ेगा पाई माइनस थीटा। तो देखिए आपके पास वी आई वैक्टर डॉट आई वैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज वी आई इंटू आई कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखिए, मुझे वी एफ के साथ बात करना है, तो आई वेक्टर इस तरफ है और वी एफ हमारा इस तरफ है, और इनके बीच का एंगल फाई है। तो वी एफ का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ अगर हम लें, तो दैट इज योर वी एफ इंटू आई कॉस ऑफ फाई। यहाँ पे डायरेक्ट फाई आ जाएगा क्योंकि यही एंगल हमने फाई माना है, और आई वेक्टर इस तरफ है, वी एफ वेक्टर इस तरफ है, तो सीधा फाई एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम ई एस्टिमेट करते हैं। तो मेरे पास ई की वैल्यू कितनी है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या रिलेशन आने वाला है। देखिए इन दोनों को डिवाइड करने पे आ रहा है मेरे पास वी आई वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर अपॉन वी एफ वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है माइनस ऑफ वी आई कॉस थीटा अपॉन वी एफ कॉस फाई। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, दैट इज योर माइनस 1/e। देखिए यहाँ से इस एक्सप्रेशन से e की वैल्यू दैट इज माइनस ऑफ 1/e। तो यहाँ से मेरे पास e का एक्सप्रेशन डायरेक्टली आ रहा है that E is minus of Vf dot I upon Vi dot I। ठीक है, इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारा E आ जाएगा। तो हमें Vf कितना दिया हुआ है, दैट इज I प्लस 3j, और हमारा आई वेक्टर जो है वो है m टाइम्स ऑफ माइनस 3i प्लस 4j अपॉन वी आई कितना है 4i माइनस j डॉट m टाइम्स ऑफ माइनस 3i प्लस 4j। तो दैट्स ऑल। यहाँ से आपके पास ई एस्टिमेट हो जाएगा माइनस of minus 3 plus 12 upon
-12 -4, योर आंसर इज 9/16। ठीक है, तो इसका कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 9/16 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल है, उसके ऊपर हमने एक स्क्वायर को फिक्स कर दिया है और उस स्क्वायर के एक एज से हमने एक 4a लेंथ के थ्रेड से एक पार्टिकल को अटैच किया है और इस पार्टिकल को हमने वेलोसिटी प्रोवाइड की है v0 परपेंडिकुलर टू द थ्रेड। ध्यान रखिए, ये पूरा अरेंजमेंट एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, स्क्वायर है और उसके एक कॉर्नर से हमने इस तरह से एक थ्रेड को बांधा हुआ, ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है, इस पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से जो हमने प्रोजेक्ट किया है उसकी वजह से ये पार्टिकल इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा और ये जो थ्रेड है वो स्क्वायर पे रैप होती जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा कि ये पार्टिकल ऐसे घूमता हुआ ए पॉइंट पे टकराएगा। ठीक है, उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर कॉर्ड की जो लेंथ है वो हमारे पास 4a है और हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर भी कितना है 4a। तो जब ये पूरा घूम कर आएगा तो ये ए पॉइंट से टकराएगा। तो क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है कि जब ये ए पॉइंट पे टकराएगा तो एक तो इसकी स्पीड कितनी होगी और दूसरा इसको ये पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, जब सबसे पहले ये स्टार्ट होगा तो यहाँ से ए पॉइंट के अबाउट 4a रेडियस पे ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो देखिए, यहाँ पर टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, और ये पार्टिकल ए पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ पहुंचेगा। तो देखिए, ये सर्कुलर मोशन करता हुआ इस तरह से 90 डिग्री का एंगुलर रोटेशन ले चुका है और ये यहाँ तक पहुंचा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जब ये मोशन हो रहा है ना सर्कुलर मोशन, तो हर मोमेंट पे अगर आप देखिए तो टेंशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। जैसे इस मोमेंट पर अगर आप देखिए तो टेंशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी इस मोमेंट पे टेंशन का वर्क डन कितना है 0, बिकॉज अगर हम टेंशन का वर्क डन देखें तो दिस इज योर T.dr। ठीक है, तो T और dr ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो टेंशन का वर्क डन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम dt टाइम बाद देखें तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी लेकिन इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ एक टेंशन लग रहा है और उसका वर्क डन 0 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आप इसका पाथ देख रहे हैं सर्कुलर मोशन वाला, उस सिचुएशन में अगर आप कहीं पे भी एनालाइज कर लीजिए किसी भी लोकेशन पे, तो हर बार टेंशन और वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, तो टेंशन का वर्क डन हमेशा 0 रहेगा, यानी इस पार्टिकल की स्पीड यहाँ से यहाँ तक में कोई चेंज नहीं होने वाली। तो ये यहाँ पर भी जब ये रीच करेगा तो इसकी स्पीड स्टिल कितनी होगी, v0 ही होगी। अब देखिए, ये जो 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज v0 डिवाइडेड बाई 4a, v0 डिवाइडेड बाई 4a। अब देखिए आगे क्या होगा, जैसे ही ये 90 डिग्री का इस तरह से एंगुलर रोटेशन ले चुका होगा तो अब क्या होगा कि ये जो लेंथ 4a है उसके करस्पॉन्डिंग इसमें से AB जो लेंथ आप देख रहे हैं वो a के इक्वल है, तो यहाँ वाली थ्रेड जो है वो यहाँ पर अटक जाएगी। अब पार्टिकल आपका B पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, यानी सर्कुलर मोशन किसके अबाउट होगा, B के अबाउट। तो यहाँ पर अब 3a रेडियस पे ही इसका सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, लेकिन 3a रेडियस पे भी जब सर्कुलर मोशन होता हुआ ये आगे बढ़ेगा तब भी जो टेंशन एक्ट करेगा वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा, तो फिर कोई वर्क डन नहीं होगा। तो यानी ये अगर फर्दर मूव करके यहां जब आ जाएगा इस तरह से रोटेट होके, तब भी इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहां पर टेंशन का वर्क डन हमेशा 0 है, वर्क डन बाय टेंशन इज 0, और पार्टिकल पे एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन और उसका वर्क डन 0 है, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो थ्रू आउट द मोशन जैसे पहले ये 4a रेडियस पे चलेगा, फिर AB लेंथ पे क्या कहते हैं थ्रेड जब अटक जाएगी तो ये B से 3a लेंथ के रेडियस पर चलेगा, और उसके बाद फिर ये C के अबाउट 2a रेडियस पे चलेगा और फिर D के अबाउट ये a रेडियस पे घूमता हुआ आएगा। तो पहले 4a रेडियस, फिर 3a, फिर 2a,
फिर ए रेडियस पे घूमता हुआ ये ए पॉइंट से टकराएगा। तो थ्रू आउट द मोशन टेंशन का वर्क डन 0 है, तो इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हर बार इसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। जैसे इनिशियल 90 डिग्री के लिए एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, v0/4 है। अगले पार्ट के लिए ω2 दैट इज v0/3a, 3a रेडियस हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर थ्रेड अटक जाएगी तो अब बचा हुआ रेडियस सिर्फ कितना रह जाएगा, 2a रेडियस रह जाएगा। तो उस 2a रेडियस के करस्पॉन्डिंग ω3 आएगा हमारे पास v0/2a, एंड लास्ट इसका ω4 होगा v0/a। तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स में डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी लेता हुआ ये घूमता हुआ वापस यहाँ आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का एक आंसर तो ये है कि स्ट्राइक करते वक्त स्पीड तो v0 ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो एक आंसर तो ये हो गया कि स्ट्राइक करते वक्त उसकी स्पीड v0 ही है। और कितना टाइम लगेगा, तो देखिए टोटल टाइम इलैप्स्ड। तो देखिए पहला π/2 एंगल ω1 से, तो π/2 ओवर ω1, ω1 कितना है v0/4a, प्लस अगला π/2 एंगल अपॉन v0/3a। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी कर रहा हूं, तो उससे हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, प्लस जो थर्ड पार्ट है उसमें भी π/2 एंगल घूमना है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी होगी ω/2a। और जो लास्ट है उस π/2 एंगल को कवर करना है v0/a एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, तो यहां से आप ये जो पूरा लिखा हुआ है इससे आप इसका टाइम इलैप्स्ड एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये कब टकराएगा। एंड दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा t दैट इज इक्वल्स टू π/2 एंड दैट इज योर 4a/v0 प्लस 3a/v0 प्लस 2a/v0 प्लस a/v0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आने वाली है दैट इज 5πa डिवाइडेड बाय v0। ठीक है, तो इतना टोटल टाइम लगेगा। पहले 4a रेडियस पे घूमेगा, फिर a अटक जाएगा तो 3a रेडियस पे घूमेगा, फिर a अटक जाएगा, 2a रेडियस पे घूमेगा, फिर a अटक जाएगा, फिर a रेडियस पे घूम पर आके a पर टकराएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका प्रॉपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको एक ट्रायंगुलर प्लेट प्रोवाइडेड है और आपको बताया जा रहा है कि जो a वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड, और b पॉइंट की वेलोसिटी भी नीचे की तरफ ही है एंड दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आपको यहाँ पर C पॉइंट की वेलोसिटी एस्टिमेट करके बताना है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से करूँगा, एक बार जो जनरल हमारे पास गिवन सिचुएशंस हैं उनसे सॉल्व करेंगे, और एक बार मैं इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हेल्प से भी सॉल्व करूँगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि जो रिजिड बॉडी होती है, अगर आपको उसके किसी एक एक्सिस के अबाउट ओमेगा मिल जाता है, यानी एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है, तो उस रिजिड बॉडी से आप उस एक्सिस के पैरेलल जितने भी एक्सिस पास करेंगे सबके अबाउट ओमेगा सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओमेगा एस्टिमेट कर सकते हैं किस तरह से, तो देखिए मैं यहाँ पर अबाउट ए डिस्कशन कर रहा हूँ। तो देखिए ए के अबाउट अगर हम बात करें तो पूरी रिजिड बॉडी को ही सर्कुलर मोशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बी को भी सर्कुलर मोशन करना है। तो अगर हम बी के बारे में बात करें विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या सिचुएशन होगी, तो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आपका जो ट्रायंगुलर प्लेट है आप ए के फ्रेम में चले गए तो बी की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, और आप किसके फ्रेम में जा रहे हैं, आप ए के फ्रेम में जा रहे हैं। तो ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ए की वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा बी की वेलोसिटी में से। ठीक है, या आप उसको रिवर्स करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी की अपनी वेलोसिटी है नीचे की तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, और ए की वेलोसिटी का रिवर्स ऊपर की तरफ है दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब ए के अबाउट
ये पूरा सिस्टम प्योर रोटेशन में होगा तो आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये एंगुलर वेलोसिटी मैंने मान लिया ओमेगा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको प्रोवाइडेड है a, और b पॉइंट की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में, दैट इज योर 10-5 मीटर्स पर सेकेंड। तो मैंने यहाँ पर इसका ओमेगा एस्टिमेट किया, कितना आएगा ओमेगा, वेलोसिटी है 10-5 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय a, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। अब ये एंगुलर वेलोसिटी पता है आपको, इस पूरे प्लेट पर कोई भी एक्सिस आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से एक्सिस या यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी आप कोई भी एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, सबके अबाउट ओमेगा इतना ही होगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास बी पॉइंट की वेलोसिटी है, तो मुझे सी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। देखिए आप कई तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप ए से डील करते हुए सी की वेलोसिटी निकाल सकते हो, या बी से डील करते हुए सी की वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बी से डील कर रहा हूँ। तो देखिए ओमेगा जो इसके अबाउट है वही ओमेगा इसके अबाउट भी है, जो ओमेगा इसके अबाउट है सेम ही है। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू बी एनालाइज कर रहा हूं। तो देखिए बी के रिस्पेक्ट में अगर मुझे सी की वेलोसिटी निकालनी हो तो मेरे पास कितनी वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, देखिए कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B, यानी B के फ्रेम में गए हो आप, तो B के फ्रेम में ये पूरा सिस्टम घूम रहा है, तो ये B का फ्रेम है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो आपको पता है इस C पॉइंट की वेलोसिटी B के फ्रेम में कितनी आ जाएगी, इस डायरेक्शन में होगी ओमेगा इंटू A, क्योंकि ये डिस्टेंस भी A प्रोवाइडेड है, तो ये वेलोसिटी है। लेकिन याद रखिएगा ये वेलोसिटी ऑफ C है विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, तब आपको C की वेलोसिटी किसके फ्रेम में एस्टिमेट करना है, C की वेलोसिटी आपको ग्राउंड फ्रेम में एस्टिमेट करना है। तो क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एस्टिमेट करने के लिए वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ C with respect to ground minus velocity of B with respect to ground। तो C की velocity ground frame में कितनी आएगी, that is equals to velocity of C with respect to B plus velocity of B with respect to ground। मतलब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आई है इसमें हम किसको ऐड कर दें, बी की वेलोसिटी ऐड कर दें, तो डायरेक्टली ग्राउंड फ्रेम में हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखिए इसकी ग्राउंड फ्रेम में अगर वेलोसिटी निकालना है तो जस्ट बी की वेलोसिटी नीचे की तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड है, तो हमने इस डायरेक्शन में 10 मीटर्स पर सेकेंड को ऐड कर दिया। अच्छा ओमेगा ए की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी है, दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का वेक्टर सम करने पर आपके पास C की वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इधर 10 और इधर 5। तो वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका मैग्नीट्यूड दैट इज रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 125 एंड दैट इज 5√5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और अगर आप इसकी डायरेक्शन वगैरह देखना चाहो तो देखिए ये 10 मीटर्स पर सेकेंड नीचे है और ये 5, इन दोनों का वेक्टर सम करने पर इस डायरेक्शन में इसकी ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी आएगी। ठीक है, सेकेंड मेथड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मेथड है। इससे देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन रिजिड बॉडी का वो एक्सिस होता है जिसके अबाउट रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन में होती है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, और उस एक्सिस की वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो हमारा रिजिड बॉडी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उस मोमेंट पर
प्योर रोटेशन में होता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप वहां से किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को एस्टिमेट करना चाहें तो आप ओमेगा क्रॉस आर करके उसकी वेलोसिटी एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन है, तो जैसे हम सर्कुलर मोशन की तरह वेलोसिटीज निकालते हैं वैसे ही सारे पॉइंट्स की वेलोसिटीज निकल जाएंगी। और क्योंकि उस एक्सिस की वेलोसिटी जीरो होती है तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो वेलोसिटी आएगी वही ग्राउंड फ्रेम में भी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसका ना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर है। तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसे मान लीजिए सपोज ये है, तो यहाँ से अगर आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है रिजिड बॉडी का, तो ये जो आप रेडियस वेक्टर देख रहे हैं इसके परपेंडिकुलर होगी वो वेलोसिटी। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वेलोसिटी हो तो उसके परपेंडिकुलर पर आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई करता है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये 5 मीटर पर सेकंड नीचे है और ये 10 मीटर पर सेकंड नीचे है, तो डेफिनेटली इनके परपेंडिकुलर अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनके परपेंडिकुलर लाइन पर होगा, ठीक है। तो अगर हम ए बी लाइन की बात करें, इस लाइन पर कहीं पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। और वहां से हम इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी अगर हम निकालें तो वो ओमेगा क्रॉस आर वाले मेथड से आनी चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर मैं ये मान लूं कि ए बी के बीच में है कहीं, तो यहाँ क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ से अगर आप बी का ओमेगा निकालेंगे तो वो इस तरफ आएगा और अगर आप ए के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ओमेगा इस तरफ आएगा, जबकि दोनों के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो वो ए बी लाइन पर बीच में तो पॉसिबल नहीं है, तो इधर या तो बी के इस तरफ होगा या ए के इस तरफ होगा। तो देखिए बी के इस तरफ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ओमेगा आर से अगर आप निकालोगे तो वो ज्यादा होनी चाहिए, जबकि जो नियरेस्ट पॉइंट है उसकी ज्यादा है और फारदेस्ट पॉइंट वाले की कम है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ कहीं पर है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि वो यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर है। तो देखिए यहाँ से अगर वो x डिस्टेंस पर है तो रिजिड बॉडी का जितना ओमेगा होता है इस एक्सिस के अबाउट भी ओमेगा उतना ही होता है। तो यहाँ से देखिए ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी? दैट इज योर ओमेगा एक्स, ये आपको प्रोवाइडेड है 5। और यहाँ से अगर हम बी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें तो ये डिस्टेंस कितना है? x प्लस ए, तो कितना आएगा? दैट इज ओमेगा x प्लस ए, दैट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके ओमेगा की वैल्यू एस्टिमेट कर लेते हैं, तो देखिए कितना आएगा? ओमेगा x प्लस ओमेगा ए इक्वल्स टू 10। यहाँ से ओमेगा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5 प्लस ओमेगा ए दैट इज इक्वल्स टू 10 मीन्स द वैल्यू ऑफ ओमेगा दैट इज 5/a। ओमेगा आ गया, इसको यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ओमेगा 5/a है, तो 5/a इंटू एक्स that is equals to 5, that is the value of x equals to a। तो यहाँ से आपके पास एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किस जगह पर है वो भी आ गया है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा यहाँ से a डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अब आपको किस पॉइंट की वेलोसिटी एस्टिमेट करनी है? अब आपको c पॉइंट की वेलोसिटी एस्टिमेट करनी है। तो डायरेक्ट मैं यहीं से जा रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ से अगर हमारा c का डिस्टेंस हमें मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये r कितना होगा? देखिए ये a है और ये भी a, तो टोटल ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 2a हो जाएगी और ये a है। तो हमारे पास r की वैल्यू आ रही है √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज योर √5a, ठीक है। तो हमें एस्टिमेट करना है c की वेलोसिटी, तो बिल्कुल हम ओमेगा क्रॉस r के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो ओमेगा इधर है, तो ये जो आप ब्लू कलर से डॉटेड लाइन देख रहे हैं इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी vc, ये परपेंडिकुलर है, एंड द वैल्यू ऑफ vc दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू √5a, ठीक है। ओमेगा इंटू r से हम इस vc को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये vc आ रहा है
ओमेगा हमारे पास है दैट इज 5/a इंटू √5a, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ VC दैट इज इक्वल्स टू 5√5 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन कंस्ट्रेंट रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रोवाइडेड है कि द पार्टिकल ए इज माउंटेड ऑन अ लाइट रॉड पाइवोटेड एट ओ। देखिए एक हमारे पास लाइट रॉड है और उसको ओ पर हमने पाइवोट कर रखा है ताकि ये इसके अबाउट फ्री टू रोटेट हो, और इसके अदर एंड पर यहाँ पर हमने पार्टिकल ए को अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ द डाउनवर्ड वेलोसिटी VB ऑफ द काउंटरवेट फॉर एनी एंगल थीटा। तो देखिए एट एनी एंगल थीटा पर आपको प्रोवाइडेड है कि अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी VB डाउनवर्ड है तो हमारे पास इस ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए ए पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर सकता है, ठीक है। तो ए पॉइंट की अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो ये जो लाइट रॉड है ये इसके परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये इसके सर्कुलर मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए जो लाइट रॉड है इसके परपेंडिकुलर होगी ए की वेलोसिटी, तो हमारा ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये भी डिस्टेंस r है और ये भी डिस्टेंस r है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स कितने होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मान लेते हैं ये भी φ है और ये भी φ है। तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, 2φ प्लस π/2 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू पाई, और सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास फाई की वैल्यू आएगी π/2 प्लस थीटा अपॉन 2, दैट मीन्स द एंगल फाई इज π/4 प्लस θ/2, ठीक है। तो ये हमारे पास फाई एंगल आ गया है। तो देखिए यहां से ये जो आप एंगल देख रहे हैं यहां पर ये स्मॉल एंगल, तो ये टोटल 90 डिग्री है और ये एंगल फाई है। तो ये वाला एंगल जो ये रिमेनिंग एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एंगल की वैल्यू होगी आपके पास π/2 माइनस ऑफ फाई, ठीक है। ये एंगल होगा π/2 माइनस फाई, π/2 और ये फाई आपके पास है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से थ्रेड किस रेट से फ्री होगी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके मूव करने की वजह से ये इस डायरेक्शन में जो थ्रेड रिलीज करेगा उस थ्रेड के रिलीज होने का रेट होगा दैट इज योर VA cos π/2 माइनस फाई, ठीक है। तो इस तरफ जो थ्रेड रिलीज होगी उसका रेट है VA cos ऑफ π/2 माइनस फाई, उसी रेट से थ्रेड नीचे जाएगी दैट इज इक्वल्स टू VB, ओके। तो यहां से आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी दैट इज VB अपॉन cos ऑफ π/2 माइनस फाई, मैं फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ दैट इज π/4 प्लस θ/2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करने पे डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ VA दैट इज इक्वल्स टू VB अपॉन cos ऑफ π/4 माइनस θ/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोग इसी तरह से मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि मैकेनिक्स बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। ओके, थैंक यू।